हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे, दमदार होंगे। और देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर एवोल्यूशन का, लेक्चर नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। ये हार्डी वही है जो इंग्लिश, देखिए प्रोफेसर हार्डी जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जर्मन के फिजिशियन थे हमारे, कौन से, वेनबर्ग साहब। इन्होंने सन 908 में मिल करके एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रिंसिपल अपना तैयार कर दिया जो कि इवोल्यूशन के हित में था। इन्होंने कहा साहब हम इवोल्यूशन नहीं करवाएंगे, हम इवोल्यूशन को रोक देंगे, हम एक ऐसा जेल तैयार कर देंगे जिस जेल से ना तो मुर्जिम बाहर जा पाएगा, ना तो कोई अंदर आ पाए। जब कोई ना बाहर जाए ना अंदर जाए तो क्या उसमें कोई चेंजेस आ सकते, नहीं आ सकते हैं। यानी इन्होंने कुल मिला करके डीएनए में कोई चेंज ना होने को कहा, यानी इन्होंने डीएनए में चेंज ना हो, यानी जीन में ना हो, अर्थात एलील में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जिनका एलिक जो फ्रीक्वेंसी होगी विल बी द वन। वन मतलब होता है सेम, दैट इज नो चेंजेस। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर आपको मिलेंगे जो हार्डी विनबर्ग साहब के जो प्रिंसिपल्स है इसके अपोज में बात करने लगे, अर्थात ये कहेंगे पांचों फैक्टर अगर कहीं हो गया तो जान जो इवोल्यूशन होना निश्चित है। जैसे कि अभी देखेंगे आप, इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, जेनेटिक फ्लो होगा, म्यूटेशन होगा, ऐसे करके पांच फैक्टर जब आएंगे तो उन फैक्टरों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये ना हो जाए, जिसे गाना ना कहीं हो ना जाए, तो ऐसे कहीं ये ना हो जाए पांच फैक्टर में से कोई एक जिसकी वजह से एवोल्यूशन काज कर जाए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हार्डी विंगर साहब का जो प्रिंसिपल था वो फेल हो जाए। तो कुल मिला के आपके माइंड सेटअप ये होनी चाहिए कि हार्डी विनबर्ग साहब का कहना है कि हम इवोल्यूशन नहीं करवाएंगे साहब। हार्डी विनकर कहते हैं कि हम एक ऐसी मोमेंट बनाएंगे, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करेंगे जिसके अंदर पॉपुलेशन की एक्सचेंजिंग बाहर की दुनिया से ना हो पाए। अर्थात इसको हार्डी विनकर ने अपने शब्दों में यही समझाने की कोशिश की है कि पांच फैक्टर ऐसे हैं विच कैन बी अफेक्टेड, जो प्रभावित कर सकते हैं, उस पांचों फैक्टर को रोक के रखो, नहीं तो वो आ गया तो वो हो जाएगा जो आप नहीं चाहते। समझे क्या। तो आइए समझेंगे हार्ड डिफिकल्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब कह सकते हाई तो बड़ा हार्ड, लेकिन मैं उसको बहुत ही ईजी करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा साथियों। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, और वीडियो को जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो लेट नहीं करते हैं, आइए इस लेक्चर को देखने वाले हैं। हार्डी विंगर हेडिंग पड़ा हुआ आप देख पा रहे होंगे, हार्डी विंगर। हार्डी विंगर जैसे कि ये कहना क्या चाहते हैं मैंने आपसे बताया, इन्होंने एक ऐसा जेल तैयार कर दिया, क्या तैयार कर दिया, एक ऐसा जेल बना दिया जिसमें बहुत सारे ये पॉपुलेशन डाल दी। इन्होंने कहा साहब ये इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट इसका नंबर एक है, ये इन्वायरमेंट एक है, बाहर की दुनिया का इन्वायरमेंट ये है। अब ये इन्वायरमेंट नंबर सेकंड हो जाए, इस अंदर के इन्वायरमेंट से कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, ना तो बाहर के इन्वायरमेंट से कोई चीज अंदर आनी चाहिए। आप बताइए, जब किसी चीज के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा तो क्या जीन एक्सचेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अर्थात हार्डविंगर ने कहा कि नो एवोल्यूशन, कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। एवोल्यूशन तब संभव हो जाता है जब कंटिन्यूअस किसी चीज में कह सकते हैं म्यूटेशन हो जाए, भाई कंटिन्यूअसली कह सकते हैं म्यूटेशन इज काज द एवोल्यूशन ना, तो म्यूटेशन को भी रोक के रखना है। ये सब आ जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, इनका फैक्टर गलत हो जाएगा। जिसमें इन्होंने कहा कि डीएनए में चेंज जो होता है वो ना होने को पाए, इन्होंने डीएनए के चेंजेस को रोक दिया, अर्थात इन्होंने जीन में चेंजेस को रोक दिया, अर्थात इन्होंने एलिस में चेंजेस होने को रोक दिया। ये सब फैक्टर जो थे कहीं ना कहीं रोके थे, दैट इज, अर्थात कहना क्या चाहते हैं कि इनका जो एलिल फ्रीक्वेंसी है, एलिल फ्रीक्वेंसी शुड बी द कितना, वन। ये बात इन्होंने अपनी भाषा में, अपना एक क्वेश्चन देंगे अभी मैं समझाऊंगा, इस भाषा में इन्होंने समझा दिया, समझ में आया। तो अब समझेंगे प्रोफेसर हार्डी जहाँ के रहने वाले, अभी मैंने आपसे बताया कि जो प्रोफेसर हार्डी साहब थे ये क्या करने वाले थे, तो हार्डी साहब कहाँ के रहने वाले थे भैया, इंग्लिश के एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। आगे देखेंगे जो हमारे विनगर साहब थे ये क्या करते थे, विनगर, विनगर साहब एक जर्मन के फिजिशियन थे। फिजिशियन इन लोगों ने मिल करके 908 में अपने प्रोसेस दिया।
अर्थात इन्होंने कहा क्या, देखिए इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया उसको भी मैं बता देता हूँ। जान देखो, इन्होंने कहा भैया, इन्होंने गिव दिया, दिया क्या, इन्होंने बताया एक थ्योरेटिकल सिचुएशन, एक थ्योरेटिकल सिचुएशन बताया जिसमें क्या होता था, इन विच ए पॉपुलेशन, in which a population is undergoing no evolutionary changes। तो सही बात है, जब अंदर बाहर से कोई चेंज हो ही नहीं रहा पॉपुलेशन के अंतर्गत, तो जाहिर सी बात है कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा। इन्होंने इस पॉइंट में ये समझाने की कोशिश की। समझ में आया? अब यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और समझाता हूँ कि भाई जीन फ्रीक्वेंसी होता क्या, जिससे मैंने कहा कि जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा यानी फ्रीक्वेंसी एक होना चाहिए था। समझ लीजिए इसको भी, जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर या पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने जीन मौजूद हैं, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, कितने नंबर में जीन पाए जाते हैं, वही उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अर्थात इसमें आप ये बता सकते हैं, देखो लिख देता हूं, कोई भी पर्टिकुलर एलील्स या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, जीन्स अकर इन ए पॉपुलेशन, दैट इज, क्या बताना है इसको, दैट इज ये जो जीन फ्रीक्वेंसी है, अर्थात जीन फ्रीक्वेंसी जो होता है, हाउ मेनी टाइम कितनी बार पाया जाता है, हाउ मेनी टाइम फाउंड, इसमें इन ए पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन। क्या समझ में आई थी बातें, ये समझ आ गया। अर्थात अगर हम जीन फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें, देखो जीन फ्रीक्वेंसी मतलब जीन के नंबर को फिक्स कर दें। भाई मान लो अंदर एक पॉपुलेशन में 15 जीन था, अब बाहर से 20 हो गया, यानी पॉपुलेशन में कोई ना कोई चीज चेंज हुआ है। हम जीन फ्रीक्वेंसी नंबर को ही कम कर दे, रोक दे, फिक्स कर दे, तो कोई इवोल्यूशन होगा, नहीं होगा। अर्थात यहाँ चाहो तो बता दीजिए कि अगर यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी जो होता है, इस जीन फ्रीक्वेंसी सपोज में कर लेते हैं, इस बात को मानो सपोज ये फिक्स हो जाए, फिक्स्ड इन ऑल जनरेशन, ठीक है ना, यानी जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाइए, रुक जाए। तो आप देखेंगे इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो इवोल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा, यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इस पॉइंट को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें देख लेंगे। एक शब्द आता है जीन पूल, वो भी एक पॉइंट समझ लीजिए यहीं पे, देखो जीन पूल, देखो टोटल जीन्स एंड द एलील की नंबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, किसी पॉपुलेशन के अंदर देखो टोटल नंबर ऑफ जीन, या इसी को हम बोलते हैं एलील्स। कहाँ पर होगा ये एलील्स, किसमें भैया, इन ए पॉपुलेशन, यानी इसको अगर हम कांस्टेंट कर दें, रोक दें, कांस्टेंट कर दें, किसी भी पॉपुलेशन के अंतर्गत जीन के नंबर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर एक साम्यावस्था आ जाती है, यानी कि स्थिरता आ जाती है, इक्विलिब्रियम अवस्था आ जाती है। इसी के नाम को हम लोग बोलते हैं भैया जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट अगर कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, यानी जेनेटिक जीन लेवल को रोक दिया आपने चेंज करने से, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ कौन से 5 फैक्टर हैं जो कि इनके इस कंडीशंस को जो मैंने समझाया है इसको प्रभावित कर सकते हैं। यानी हार्डी बिंगर तो बहुत जाओ दादा बनो, मत करवाओ इवोल्यूशन, नहीं करवाओगे इवोल्यूशन चलो ठीक है, लेकिन मैं 5 लोग आने वाला हूँ, जैसे मैं तुम्हारे उस पॉपुलेशन के ग्रुप के अंदर एंट्री करूंगा, सारा का सारा तुम्हारा फंडा दिया गया ये जो कारनामा था सब फेल हो जाएगा। अब वो कौन से 5 फैक्टर हैं इसको देखेंगे, पहले इसका इसमें सॉल्व लें। चलो भैया देखो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे इनके नियम को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नो म्यूटेशन। म्यूटेशन जो ना जानता हो जान लीजिएगा,
कंटिन्यूअस म्यूटेशन अगर किसी चीज में हो जाए तो इससे हो जाता है क्या, इवोल्यूशन। और वैसे भी आप जानते हैं कि म्यूटेशन इज ए सडन चेंज इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन बार बार होता गया लंबे समय से, बस पता एक नया प्राणी तैयार हो गया, यानी इवोल्यूशन हो गया। क्लियर बात? ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरे फंडे को हम समझेंगे, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, नो जीन फ्लो, या इसी को बोल सकते हैं माइग्रेशन। तो दिमाग में जो दर्द होता है माइग्रेशन होना समझ लेना, जीन का फ्लो होना। एक पॉपुलेशन का जीन जा करके दूसरे पॉपुलेशन में भिड़ जाए, चला जाए, अपनी एक नई तैयारी बना दे, इसी को बोलते हैं जीन पॉपुलेशन, राइट। तीसरा हो जाएगा हमारा बाबू, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा जीन फ्लो होना एक जीन ड्रिफ्ट का काम कर जाता है। यानी एक बर्ड, मतलब एक ग्रुप है काला कौवा का, अब वो काला कौवा, चलो काला कौवा तो काले होगा, मान लो कोई गुलाबी कलर का, मान लो कोई बर्ड है, वो चली गई कहीं ना कहीं बैगनी वाले बर्ड के गुच्छे में चली गई। एक चली गई थी तो पूल था, अब पूरा का पूरा झुंडे चला जाए और उसके बाद में जा करके वहां पे क्या तैयार कर दे, एक अपनी पॉपुलेशन तैयार कर दे, तो ये हमारा का पूरा ड्रिफ्ट हो जाता है। यानी एक बहुत बड़ा जीन पूल हो जाना ही ड्रिफ्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। चौथे पॉइंट्स में ये समझ लेंगे हम लोग भैया कि इसमें एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये नहीं होना चाहिए। और एक पांचवा भी देख सकते हैं इसमें, नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आया? अगर ये 5 फैक्टर आपको दिखाई पड़ गए तो जान जाओ कि ये हार्डी-विंगर साहब का नियम जो दिया था वो गलत हो गया, बेकार हो गया। यानी अब इवोल्यूशन हो जाएगा अगर ये लोग आ गए हैं तो। सिंपल, लोग समझ ही नहीं पाते कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है हार्डी-विंगर, हम इवोल्यूशन नहीं करवाएंगे साहब, तुम इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ते रहो लेकिन इवोल्यूशन होना ही होना नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं ठीक है नहीं होना, चलो कोई बात नहीं, अब मैं 5 आ रहा हूँ, अभी तुम्हारे अंदर का तुम्हारा सारा दादागिरी निकालता हूँ। समझ में आ गई थी बातें? अब हम इसमें एक एक को एक छोटा छोटा पॉइंट समझ भी लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले जीन फ्लो को जानेंगे, जीन फ्लो के विषय में जानेंगे। देखो भैया सीधा बताइए कि इसमें क्या होता है, इसमें जीन का माइग्रेशन हो जाता है, जीन का माइग्रेशन मल्टीपल। अगर जीन मल्टीपल फॉर्म में माइग्रेट होता है, चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या बन जाता है, जीन फ्लो बन जाता है। अर्थात हम इसमें बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, देखो मूवमेंट ऑफ एलियंस, है ना, कहाँ, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम, ये ऐसे करते जनरेशन ना रखो, फ्रॉम वन पॉपुलेशन बना दो, वन पॉपुलेशन टू अदर पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन का कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल्स है, तो उसका पॉपुलेशन का पूरा पॉपुलेशन दूसरे में कन्वर्ट हो जाना, ये तो कहलाता है। फिर देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, बताएंगे रिजल्ट्स इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग कर लेंगे, और इन ब्रीडिंग से क्या होगा, तो इवोल्यूशन जो होता है, इस इवोल्यूशन के जो चांस होते हैं क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता। चलिए चलो अब इसमें देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट में, अर्थात इसमें आप बता सकते हैं कि एक स्मॉल पॉपुलेशन हो जाए, स्मॉल पॉपुलेशन हो जाए, ठीक है ना। इस स्मॉल पॉपुलेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रैंडम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, यानी जीन के नंबर में बदलाव हो गया रैंडमली, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बन जाता है। पूरा का पूरा जीन पूल एक सिंगल गया था, लेकिन जीन कहता है, जीन ड्रिफ्ट कहता है कि हम पूरा का पूरा कह सकते हैं पॉपुलेशन को बदलने की कोशिश करेगा, ये तो रैंडमली चेंज होता है जीन फ्रीक्वेंसी। इतना ज्यादा जीन हमारे नंबर में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है तो बता देंगे यहाँ पे, ड्यू टू, बता देंगे इसको भैया, रीजन क्या है इसका, बताओ इसको,
ड्यू टू, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी हो सकता है या नेचुरल घटनाएं हो सकती है या फिर कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए, यानी हो सकता है कि कोई बाहर से आकर के उसमें मिल जाए, आइसोलेट हो जाए, इस वजह से भी हो सकता है, या नेचर में कोई सी कैलेमिटी हो जाए जिसकी वजह से सब चीजें पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ जाए, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करेंगे भैया कि इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि क्या हो जाता है, चेंज होता है किसमें, इन पॉपुलेशन। ये तब क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्या हुआ है, जीन फ्लो, जीन फ्लो की मात्रा में जीन ज्यादा मात्रा में दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो गया है, इस वजह से आप देखेंगे कि इसमें चेंज हो जाता है, किसमें, पॉपुलेशन हो जाता है, ऑफ एलिल, ऑफ एलिल्स इन इन द जीन पूल। ये मामला समझ आया, जीन पूल में किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन पूल में इस प्रकार से चेंजेस हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, ये फंडा। अब ये दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, अर्थात इसमें आप समझेंगे एक फाउंडर्स, देखो इसमें समझेंगे एक हो जाएगा हमारा फाउंडर्स इफेक्ट और एक हो जाएगा हमारा भैया बॉटल नेक, यानी बिल्कुल बॉटल के नेक गर्दन की तरह बिल्कुल जान लो कि हो जाएगा पॉपुलेशन, इतना छोटा हो जाएगा, तो बॉटल नेक इफेक्ट। तो ये दो प्रकार के हैं। आइए अब हम फाउंडर्स इफेक्ट क्या है और बॉटल नेक इफेक्ट क्या बताता हूं, इसको करो। चलो भैया अब देखो ये दो प्रकार के थे, पहला कौन सा था हमारा, फाउंडर्स, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटल नेक, जो दो प्रकार के थे अभी मैंने आपसे बताया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, समझने की जरूरत ये है आपको कि जब आपसे पूछा जाएगा फाउंडर इफेक्ट, तो ये कहता है कि फाउंडर इफेक्ट ये कहना चाहता है कि ये चांस के द्वारा होता है, बाई चांस। क्या होता है ये, बाई चांस, बाई चांस स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन ग्रुप। जैसे मान लो कि ये बर्ड है, ठीक है ना, ये बर्ड है, एक ग्रुप है इनका, एक लार्ज ग्रुप है, यानी कि हमारा क्या है, एक मेन पॉपुलेशन ग्रुप है बर्ड का। कह रहा है कि इसमें से स्मॉल ग्रुप, और ये यहाँ पर मान लो कि कोई दूसरा हमारा इस तरह से दूसरा बर्ड का ग्रुप था, ये मान लो ये है, कि यहाँ से कुछ निकल जाए, यहाँ चला है इस तरह से, ठीक है ना। यही लिखा है, बाई चांस स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन फ्रॉम द न्यू पॉपुलेशन, जैसे ये यहाँ आएगा तो ये अपनी एक नई पॉपुलेशन तैयार कर देगी। क्या मामला समझ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा एक मेन पॉपुलेशन का ग्रुप था जिससे कुछ स्पीशीज निकल करके दूसरे ग्रुप की ओर आकर्षित होते हैं, चले जाते हैं, एंड टू मेक अ पर्सनल पॉपुलेशन, अपनी खुद की पॉपुलेशन क्या करता है, तैयार कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द फाउंडर्स इफेक्ट। एग्जाम्पल में देखें जैसे डार्विन फिंचेस वाला था, इसमें क्या था, एक ओरिजिनल सीड ईट बर्ड थी, यानी ओरिजिनल जो सीड खाने वाली बर्ड थी ये थी, जो कि लाइव इन मेंटेन, ये कहाँ पर देखा जाता है, अमेरिका के केसेस में। हुआ क्या कि इसमें से सब मेंबर्स क्या हुए, मूव हो गए, कुछ मेंबर बाहर निकल आए, और ये फाउंडर पॉपुलेशन का फॉर्मेशन, फाउंडर मैंने अपना खुद का पॉपुलेशन तैयार करना बना दिया यहाँ पर। और अब देखेंगे कि होल न्यू पॉपुलेशन इज फॉर्म, यानी टोटल का पूरा क्या हो गया, एक नया पॉपुलेशन बन के तैयार हो गया। समझ में आया। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, गैलापागोस आइसलैंड, जिसमें 20 से 22 आइलैंड वहाँ पर मौजूद। क्लियर है, तो ये हो जाता है फाउंडर इफेक्ट। सेकंड इसमें हम देखेंगे ये बॉटल नेक इफेक्ट क्या है। देखो बॉटल नेक इफेक्ट बहुत ही आसान है, इसमें कहा जाता है कि इनिशियली पॉपुलेशन इनफ, शुरू में पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अपेयर होते हैं। होता क्या है, जैसे लगेगा कि कोई बोतल है, देखो बोतल है पूरा भरा है पॉपुलेशन, ठीक है, ये बिल्कुल फिल रहता है कंप्लीट बॉटल, बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ ऐसे रीजन आ जाते हैं, ड्यू टू सम रीजन द फ्यू लेफ्ट बिकम नेक ऑफ बॉटल ड्यू टू द ह्यूमन हंटिंग। कुछ कारण की वजह से पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो कम होते होते लगता है जैसे बोतल की एक गर्दन छोटी सी ऊपर वाली ठुंडी होती है उसी का दिखाई पड़ता है, देखो ऐसे बन जाता है ये। क्यों ऐसा हुआ है, अब मान लो चाहे जंगल कट गया, जंगल कटने से यह हो सकता है ह्यूमन ने हंट कर दिया, शिकार कर लिया जानवरों को, इस वजह से हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, देखो जैसे मान लो कि वेरिएशन हुआ है, यहाँ ओरिजिनल चीता की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है,
बहुत ज़्यादा हुआ क्या, जंगल आपने काट दिया, डिफॉरेस्टेशन करवा दिया, अब जंगल में ये चीता कहाँ रहेगा, तो भागेंगे, मारे जाएंगे, ये होगा। दूसरा, आपने ह्यूमन हंटिंग करवा दिया, ह्यूमन ने शिकार कर लिया जानवरों को, शेरों का, चीता का, जिससे उनकी संख्या क्या हो गई, देखो मैनी लेफ्ट, सब चले गए, बचा थोड़ा सा। तो ये जो सिस्टम बना है ये भी बताता है कि हाँ पॉपुलेशन यहाँ पर किस तरह से इंडिकेट करता है। तो दो तरीके थे आपने देखा इसमें, फाउंडर्स इफेक्ट और दूसरा बॉटलनेक। क्लियर, तो दो हो गया, आइए तीसरा देखते हैं। चलो भैया, अब इसमें देखिए इन्होंने दिया था म्यूटेशन में क्या बताया, म्यूटेशन में सिंपल आप कहेंगे, मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, ए सडन चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्या कहते हैं उसको, म्यूटेशन। अगर यही म्यूटेशन कंटिन्यू हो जाए तो क्या कार्य कर सकता है, इवोल्यूशन। ये बात समझ में आया, यानी इवोल्यूशन ना हो पाए इसलिए म्यूटेशन को नहीं होने देना है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था लीडरबर्ग साहब का, तो देखेंगे लीडरबर्ग का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने माइक्रोबियल एक्सप्रेस किया था, एक्सपेरिमेंट को शो किया था, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस ऑफ म्यूटेशन के विषय में बताया कि ओवर अ फ्यू जनरेशन, बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू अगर म्यूटेशन चलता चला जा रहा है तो एक न्यू पॉपुलेशन बनने के चांसेस क्या होते हैं, बन ही जाते हैं। अर्थात देखेंगे आप, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, जिस न्यूट्रिएंट मीडियम में आप देखेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर एक बनाई जाती है, और यह जो है एक एंटीबायोटिक सेंसिटिव भी होते हैं। हमने देखा कि इसको अलाउ करवा दिया, ग्रो करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, अपनी संख्या को बढ़ाया, पहले यहाँ पर देखेंगे इसकी संख्या क्या हुई, नंबर इसकी इंक्रीज हुई। फाइनली देखेंगे रेप्लिका ऑफ दिस क्रिएटेड, बट नाउ द एंटीबायोटिक एडेड। अब इसमें आपने एंटीबायोटिक डाल दिया, अब एंटीबायोटिक से तो कुछ मर जाएंगे, तो जिसके पास क्षमता होगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, नहीं जो एग्जिस्ट कर पाएगा अर्थ पे वही जिंदा रहेगा। तो देखिए मद इतना जिंदा हुआ, यानी ये जो है ओनली दिस सर्वाइव, बाकी सब क्या हो गया, मर गए, यानी इन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, एक नया इवोल्यूशन तैयार कर दिया। समझ में आई बात, तो ये हो जाएगा। अब चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, ये हो गया म्यूटेशन तीसरा वाला। चौथा इसमें देखेंगे बहुत है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, देखो रिकॉम्बिनेशन का अर्थ है होता है जीन, जो क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन का ट्रांसफर हो जाना। जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर ए है, ये स्मॉल ए है, बी है, बी है, तो यहाँ जो बगल बगल क्रोमोसोम पर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल बगल में जो लिंक्ड ग्रुप कहा जाएगा, तो लिंक्ड ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा लिंक्ड ग्रुप क्या होते हैं, क्रॉसिंग। देखो जितना ज्यादा जीन पास में रहेगा उसके लिंक्ड ग्रुप क्या होते हैं उतना ज्यादा होगी, बगल में है तो लिंक्ड ग्रुप ज्यादा है, दूर दूर रहेगा तो इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्रॉसिंग ओवर के दौरान इसे मियोसिस कंडीशन में देख सकते हैं। अर्थात इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में आप सिंपल एक डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन आप देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन अकर, ठीक है ना। ये कब होगा, इन मियोसिस। मियोसिस के केसेस में आपको ये सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है एक चेंज करता है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। भाई जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो ही जाएगा, जीन के नंबर को बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन होता चला जा रहा है, बार बार ही आपस में शेयर कर रहे हैं जीनों का ऑन द प्रेजेंस विच आर ऑन द क्रोमोसोम। तो ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, राइट। अब हम बात करेंगे इसमें लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि हार्डी विंगर साहब ने एक इक्वेशन दिया था जिसको बताया जाता था कि पॉपुलेशन कैसे कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। उसको पहले देखते हैं, फिर हम लास्ट नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए। चलिए अब इसमें समझेंगे, हार्डी विंगर द्वारा दिया गया था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, जो इक्वेशन है। देखिए इसमें कहा गया है कि मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इस पर ये जीन है ए, इस पर है स्मॉल है, कैपिटल ए हमेशा डोमिनेंट होता है, स्मॉल ए हमेशा रिसेसिव होता है। अर्थात हम लोग यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं कि इसको कैपिटल ए को हम पी के फॉर्मेट में और स्मॉल ए को क्यू के फॉर्मेट में। ध्यान देना इस बात को, यही मेरा फंडा है। दोनों में हमने कहा कि कैपिटल ए स्मॉल है दोनों मिलकर के बनाते हैं एक, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, अर्थात सिंगल होगी, एक होगी। हमने ए को वहां से इंडिकेट किया, पी था, स्मॉल ए को क्यू कहा, यानी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी हमने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी क्या है, फिक्स है, राइट। स्क्वायर कर दीजिए आपने, इसका स्क्वायर आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता था। तो वही काम तो यहाँ किया है मैंने p प्लस क्यू के लिए, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, कर दिया। फिर आपने देखा कि p इसको हमने 2 बार p लिखा है, और p को हम लोगों ने लिखा है क्या, कैपिटल ए, पी क्यू को हमने लिखा है, देखिए एक ए है एक स्मॉल है, देखो ए क्यू स्क्वायर मतलब स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ, यानी स्मॉल ए, अर्थात देखेंगे कैपिटल ए क्या करता है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल ए डोमिनेंट है, सेम है होमोजाइगस है। फिर देखेंगे यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल है, यानी इसकी बात हम करेंगे, ये वाला दोनों का बीच का मिड है ये, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस भाई अलग अलग है, लेकिन स्मॉल ए क्या है, ये क्या है, देखेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस, होमो माने सेम, देखो होमोजाइगस है, लेकिन रिसेसिव वाला है तो इसलिए होमोजाइगस रिसेसिव की बात करते हैं, राइट। अर्थात हमने ये समझने की कोशिश की है, अगर p प्लस क्यू की वैल्यू एक से कम हो या एक ना हो तो जान जाना कि इवोल्यूशन इसमें हुआ है। इवोल्यूशन यानी बताता है कि p प्लस क्यू की वैल्यू अगर नियत है, यानी जीन फ्रीक्वेंसी फिक्स एक ही है, सिंगल है, अर्थात इसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन जहां एक ना हुआ p प्लस क्यू की वैल्यू, जान जाना कि इसमें इवोल्यूशन हुआ है पॉपुलेशन के रूप में, राइट। अब हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन, जो कि 5वां पॉइंट होगा इसका लास्ट, फिर हम खत्म कर देंगे। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए। चलिए देखिए बेटा, नेचुरल सिलेक्शन में आप जानते हैं कि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखेंगे नॉर्मल या स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन क्या करता है, इसमें आप देखेंगे हमने एग्जाम्पल लिया सिकल सेल एनीमिया या सीए। आपको पता होगा कि जहाँ सिकल सेल एनीमिया जिस व्यक्ति को होगा उसमें मलेरिया नहीं होता है। अब हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया वहाँ पर मलेरिया आ गया जिसके पास सिकल सेल एनीमिया था। हमने एक ग्राफ तैयार किया, ग्राफ में आप देखेंगे कि ये ग्राफ हमारा क्या बनेगा, सबसे टॉप पर देखेंगे ये नॉर्मल ह्यूमन की बात करेगा, ये जो छोटा सा ग्राफ बना ये किसके लिए होगा, ये सी है जिसमें क्या है सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है, ठीक है। हमने कहा कि इनके बीच में एक मलेरिया आ जाए, जैसे मलेरिया आया आपने देखा कि ये टॉप पर पहुंच गया क्या, सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर आरबीसी की संख्या मुड़ जाती है, सीएसएफ हो जाती है, इसलिए उस पर आप देखेंगे मलेरिया का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा देखेंगे ये सेफ हो जाएगा, और ये हमारा मलेरिया वाला का ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरा डायरेक्शनल, या इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल ग्राफ या प्रोग्रेसिव। इसमें होता क्या है, देखिए हमने बना दिया, इसमें एक एक्सपेरिमेंट था भैया, जिसमें आप देखेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी कि वो जो मोट वाला बताया था, देखिए ये ग्राफ बना दिया, ये ब्लैक वाला है छोटा ग्राफ, ये व्हाइट वाला मोड है। हमने कहा था कि जब तक इंडस्ट्री नहीं लग गई, जब तक व्हाइट का जो लेवल होता है जो ग्राफ था ज्यादा था, ये व्हाइट का ग्राफ है। इंडस्ट्री लग गई 1920 के करीब में आप पहुंच चुके हैं। अब देखेंगे अब व्हाइट वाला पॉपुलेशन पोल्यूशन की वजह से मर जाएगा, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, अर्थात ब्लैक वाला देखिए टॉप पर आ गया और ये व्हाइट वाला इसकी ग्राफ लो हो गई। फिर देखेंगे तीसरा जिसको बोलते हैं डिसरप्टिव ग्राफ, स्नेल के केसेस में होता है। स्नेल 3 प्रकार की प्रजाति होती है, एक होता है ब्लैक कैपिटल बी, ब्राउन होगा जो दोनों का मीडियम होगा, और एक होगा व्हाइट जो कि बी होगा। अच्छा ब्लैक वाला जो सी होता है स्नेल होता है कहाँ पर होता है, समुद्र एरिया में, जहाँ पे ब्लैक सैंड पाई जाती है, काली सैंड। जो व्हाइट वाला होता है ये रिवर के क्षेत्र में होता है, जहाँ की एरिया कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, हमने ग्राफ तैयार कर दिया, शुरुआत में देखेंगे ये स्मॉल वाला जो था बीबी था, ब्लैक था, सबसे टॉप पे कैपिटल बी यानी ब्राउन वाला था, और ये ग्राफ किसका था, व्हाइट का था। लेकिन जैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो था ये एरिया, यहाँ आप देखेंगे कि ब्राउन की संख्या आप देखेंगे बढ़ जाएगी। देखिए ये ब्लैक वाला यानी बीबी, इसकी संख्या सबसे टॉप पे पहुंची, ये स्मॉल बी यानी बीबी की संख्या में आप देखेंगे क्या स्थिति है, ब्राउन वाला बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कम हो गई, और ये सबसे टॉप पर कौन पहुंच गया, व्हाइट। यानी व्हाइट का ग्राफ और ब्लैक का ग्राफ बिल्कुल टॉप एरिया पर है, और उसका सबसे कम ग्राफ किसका आ जाएगा बेटा, तो ब्राउन वाला जो था बुरा वाला, उस स्नेल की संख्या कमी होगी, गिरावट होगी। तो इस प्रकार से सब आज हम लोगों ने हार्डविंगर साहब का जो क्वेश्चन वगैरह था उसके बारे में देख लिया है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, बस 2 लेक्चर और बचा हुआ, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और वीडियो को अच्छे से आप इसमें सॉल्व ले लीजिएगा और लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।